मैं भी बढ़िया। हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, आप बच्चे ना अपने वो रोल नंबर के हिसाब से लॉगिन मतलब ज्वाइन करो, ठीक है। अगर आपका नेम के हिसाब से तो वो मेरे पे मतलब ऐसे सही नहीं रहता, थोड़ा सा हिसाब से आपका रोल नंबर डाल के जो भी आपका नेम लिखते हैं ना, वैसे हिसाब से सारे ज्वाइन कर लो आप इसे, अगर कोई नेम के हिसाब से है तो वापस रीज्वाइन कर लो। नहीं तो मैं एक बार रिमूव कर रहा हूँ बच्चों को जिनका नाम सीधा से है। हाँ जी, हरमनप्रीत कौर, ये आप वापस से रीज्वाइन कर लो एक बार। जो आपका रोल नंबर है मतलब पीई या पीएम के हिसाब से जो भी होगा आपको दिया होगा। हाँ जी, तो अपने स्टार्ट करते हैं। तो देखो अपने पास में जो कल किया था उसका आगे करते हैं। कल अपने किया था आइसोथर्मल और रेडियोबैटिक का कंपैरिजन किया था रिवर्सिबल के लिए। तो आज आगे करते हैं साइक्लिक प्रोसेस के लिए, देखते हैं वर्क क्या आता है। तो साइक्लिक प्रोसेस आपको पता है जिसमें नेचर और फाइनल स्टेट क्या हो, इक्वल हो, उसी को साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं, वो सेम हो। तो जैसे कि अगर अपने पास ऐसा कोई ग्राफ है ना, पहले इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया, ऐसे टू 1 से 2 गए अपने, 2 से 3 गए, 3 से वापस 1 पे आ गए, तो उसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। तो साइक्लिक प्रोसेस का अपने को वर्क डन अपने को फाइंड करना है। तो वर्क डन क्या होगा, इसके एरिया जो आएगा उसको अपने क्या बोलेंगे, इसका वर्क डन। तो ये मोड ऑफ डब्ल्यू आएगा, ठीक है। तो मोड ऑफ डब्ल्यू मतलब वर्क अपने पास में क्या लिख सकता हूँ, एरिया एनक्लोज्ड बाय पीवी करो, बाय पीवी। तो पीवी कर्व के अंदर जो भी अपने पास में एरिया आएगा वो अपने पास में क्या होगा, वर्क होगा। अब डायरेक्ट मैं साइन बता देता हूँ, यहाँ से अपना वैल्यू कैलकुलेट करके, हाँ जी म्यूट होगा, यहाँ से अपने पास वैल्यू कैलकुलेट करके साइन देखेंगे तो अपना डायरेक्ट बता देता हूँ कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। एक मिनट, डायरेक्ट अपने बता सकते हैं एरिया एनक्लोज्ड बाय द पीवी कर्व, वो अपने पास में क्या आएगा, वर्क आएगा। तो इसका साइन रोटेशन मतलब जो रोटेशन होगा उसके हिसाब से साइन बता सकता हूँ वर्क का, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो वो चीज़ देखो, क्योंकि अपने पास मोड है ना, वैल्यू आई ओनली, अपने को साइन भी लगाना होता है। तो मान लो अपने पास में कोई ऐसा कुछ प्रोसेस हो रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और ये 1 2 3 4। अब ये मेरे को बताओ 1 से 2 में वर्क पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। पक्का? देखो 1 से 2 में जो वर्क आएगा वो क्या आएगा, एक्सपेंड हो रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है अपने पास। जब एक्सपेंड होता है तो सिस्टम वर्क करता है, सिस्टम वर्क करता है तो वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। यस सर। नेगेटिव आएगा। और 2 से 3 में तो देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना एक फिक्स वॉल्यूम के लिए, तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो उसके लिए वैल्यू 0।
अगर Yes, वॉल्यूम sir. अपने पास में कांस्टेंट यस सर। तो वक्रन कितना आता है, 0 आता है। और अगर मैं 3 से 4 के लिए बात की, 3 से 4 के लिए इस बार कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन के लिए वक्रन ऑन द सिस्टम आता है, इसका मतलब वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। पॉजिटिव। और वक्रन 4 to 1 के लिए अपने पास वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो ओवरऑल जो वैल्यूज देखी जाए, अगर ओवरऑल वैल्यू मतलब जो 1 से 2 के लिए वक्रन है वो ज्यादा बड़ी वैल्यू है ना, वो वक्रन कितना 1 से 2 के लिए बड़ा। नीचे वाली वैल्यू तो अपने दोनों के लिए कॉमन है, मतलब अगर 1 से 2 के लिए बात करूं तो पूरी वैल्यू है ये, है ना। और अगर इसके लिए बात की जाए 3 से 4 के लिए, वो ये वाली वैल्यू वाली है ना। तो ये वाली वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगी आपस में, तो वैल्यू बड़ी कौन सी है, नेगेटिव वाली। तो ओवरऑल जो वर्कडन आएगा, तो वर्कडन अपने पास में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी थी और पॉजिटिव वाली वैल्यू छोटी। दोनों को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस हो जाएगा और ओवरऑल नेगेटिव बच जाएगा अपने पास। सर ये रिपीट करना, नेगेटिव पॉजिटिव वाला सर। हाँ जी, रिपीट करो। जैसे कि आपने पास मान लो 1 से 2 के लिए, तो ये पूरा बड़ा वाला एरिया आएगा ना, जो ग्रीन वाला एरिया, वो वाला एरिया आएगा, मतलब माइनस का 100 मान लो कुछ वैल्यू अपने पास में। और पॉजिटिव के लिए अपने पास में जो ब्लू वाला एरिया, वो वाला एरिया आएगा, तो ये मान लो प्लस का 60 है ना। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 40 आएगा। यस सर। तो वर्कडन ओवरऑल तो क्या है, नेगेटिव आया सर यस सर। ठीक है, समझ गए। तो क्योंकि वो बड़ा वैल्यू आ रही है ना। ऊपर वाला ग्राफ तो सिर्फ आपको ये चीज बताती है कि जो वर्कडन है वो क्या होता है, जो एरिया एनक्लोज्ड करेगा साइक्लिक प्रोसेस में, वो उसका वर्कडन आएगा वैल्यू अपने पास में। तो वर्कडन की वैल्यू अपने पास में क्या आ गई, नेगेटिव। ये किसके लिए, अगर अपने पास में क्लॉकवाइज रोटेशन, यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा था, तो अगर साइक्लिक प्रोसेस में क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो जो वर्क डन आता है वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। बता सकते हैं, आगे चलें। यस सर। और अगर अपने पास में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो, पॉजिटिव आता है सर। हाँ जी, पॉजिटिव आता है। ये ले लो, ये 2 ले लो, ये 3 ले लो, ये 4 कोई भी शेप हो इरेगुलर, तभी तो एक बार रेगुलर से बता सकता हूँ, इरेगुलर तो आप कैसे भी कर लो, क्योंकि वो तो एरिया डायरेक्ट डायरेक्ट अपने नहीं देख सकता ना। वो अगर ऐसे कुछ कर्व में हुआ तो ऐसे कुछ भी हो, आप अगर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव नेगेटिव लेना, एंटी क्लॉकवाइज तो वैसे लेना, ठीक है। तो अगर अपने पास में एंटी क्लॉकवाइज हो तो वर्क डन अपने पास में क्या आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर अपने पास में क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर अपने पास में क्या हो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो, एंटी क्लॉकवाइज की जो आएगी वैल्यू वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, आगे चले। तो आगे बात करते हैं, जैसे कि सेकंड लॉ, जब आगे बात करेंगे सेकंड लॉ की, तो सेकंड लॉ को स्टार्ट करने से पहले अपने बात करते हैं किसकी, कि उसको किसने डेराइव किया था, कार्नोट ने। तो कार्नोट साइकिल क्या होता है वो चीज पढ़ते हैं अपने। तो आप हेडिंग ले लो, कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल बेसिकली एक वैसे तो कार्नोट इंजन फेमस है, इंजन अपने कोर्स में है, फिजिक्स में आपके, केमिस्ट्री में है नहीं कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन। यहाँ पे ओनली कार्नोट साइकिल है, मतलब प्रोसेस क्या होता है वो बता दूंगा आपको, ठीक है। मतलब क्या क्या प्रोसेस होते हैं, तो बेसिकली उसमें 4 प्रोसेस होते हैं अपने पास में, जिसके कारण अपने को एफिशिएंसी मैक्सिमम मिल पाए। क्योंकि जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ अपने को क्या बोलता है कि 100% अपने पास में कन्वर्जन होना पॉसिबल नहीं है। मतलब अपने पास में कोई भी जैसे हीट है, तो हीट का अगर वर्क में कन्वर्ट करेंगे तो 100% कन्वर्जन होना पॉसिबल नहीं है। जैसे नॉर्मली अगर आप बात की जाए, गाड़ी में आप फ्यूल डलवाते हो तो फ्यूल का 100% कन्वर्जन नहीं होता, उसका कुछ ना कुछ वेस्ट होता है पार्ट ना, तो वो वेस्टेज तो जो होती ही होती है, तो 100% कन्वर्जन नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। तो मैक्सिमम कितना कन्वर्जन हो सकता है या कितनी एफिशिएंसी अपने पास में आ सकती है, वो अपने निकालते हैं कार्नोट साइकिल से, एफिशिएंसी का फॉर्मूला। तो कार्नोट साइकिल को अपने पढ़ते हैं, इसमें 4 प्रोसेस होते हैं जिसके कारण अपने एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। साइक्लिक प्रोसेस होता है, तो देखो मैं चारों प्रोसेस को ग्राफ से डिनोट करता हूँ पहले, फिर बाद में चारों प्रोसेस को साइड में ले लेता हूँ। ठीक है, ये V1
देखो जो फर्स्ट से सेकंड गया स्टेप वन अपने पास में क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फर्स्ट से सेकंड अपने पास क्या, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, और जो सेकंड प्रोसेस होगा अपने पास जैसे 2 से 3 में गया, वो प्रोसेस होगा अपने पास में एडियाबेटिक एक्सपेंशन। जो थर्ड अपने पास में होगा वो क्या होगा अपने पास में, आइसोथर्मल कंप्रेशन। जो फोर्थ अपने पास में होगा वो क्या होगा, एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक कंप्रेशन तो फोर्थ अपने पास में। तो देखो इन चारों प्रोसेस को अपने फाइंड करते हैं। पहले तो वर्क फाइंड कर लेते हैं, वर्क और हीट कितनी होगी यहाँ पे सारा कुछ ना। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? हाँ जी, एफिशिएंसी अपने कैसे निकालते हैं, जैसे कि कोई वर्क डन कितना वर्क किया और उसको अपने इनपुट कितना दिया, वही आती है ना एफिशिएंसी। मतलब आपने चार रोटियां आपने खाना खाया और उसमें वर्क कितना किया आपने, वो आपकी एफिशिएंसी है। वैसे आप कितना कुछ कंज्यूम करते हो और कितना आउटपुट देते हो, वो क्या होगी अपने पास में, एफिशिएंसी। तो सेम उसी प्रोसेस में यहाँ पे निकालेंगे। तो एफिशिएंसी को अपने डिनोट करेंगे ईटा से, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी अपने किससे डिनोट करेंगे, ईटा से। आपको एन लिखना है, एन का जो लास्ट वाला लाइन है उसको लंबा खींच देना ना, इसको बोलते हैं ईटा। हाँ जी, सभी को समझ में आ रहा है ईटा क्या होता है? Yes, sir. एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी ईटा अपने पास में इसका फॉर्मूला आता है अमाउंट ऑफ वर्क अपॉन हीट टेकन। मतलब कितना अपने को हीट सप्लाई करी सिस्टम को, वो हीट टोटल ऊपर कितना उसने वर्क किया, तो वो अपने पास में क्या आएगी, एफिशिएंसी आएगी। ठीक है जी। तो अपने एक एक प्रोसेस करके सभी चारों प्रोसेस का पहले वर्क फाइंड करते हैं, है ना। क्या पता अपने से वर्क पूछ ले एक प्रोसेस का किसी का। तो अपने देखो स्टेप वन, फर्स्ट स्टेप अपने पास में कौन सा था, 1 से 2 पे गया। इसका मतलब एक और यहाँ पे ये चीज लिखना, जब 1 से 2 में जा रहे थे अपने पास में क्या हो रहा था, एक्सपैंड हो रहा था। अपने सिस्टम को क्या देंगे, हीट देंगे उस टाइम। तो Q2 हीट सिस्टम को देंगे, तब टेम्परेचर था T2। सर हाँ जी बोलो। सर कंपोनेंट्स देना है, क्या कंपोनेंट्स सर। कौन सी कंपोनेंट? सर किधर को प्रेशर है, किधर को टेम्परेचर है, सर वॉल्यूम है। ये तो कंडीशंस है। देखो ये एक वाली कंडीशन जो ब्लू डॉट से बना रहा हूँ मैं, वो फर्स्ट कंडीशन है। वो सेकंड कंडीशन, वो कट किए हुए ग्राफ मैंने, ग्राफ अंदर अंदर वाला ही ओनली, बार वाला तो ऐसे कट किए हुए हैं। तो जो डॉट्स हैं वो पहली कंडीशन पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ कंडीशन। और यहाँ से अपने पास हीट बाहर आएगी, T1 टेम्परेचर है इसका, आइसोथर्मल है ना। तो T1 टेम्परेचर और हीट अपने पास Q1 हीट बाहर आ रही है। तो ये अपने पास पूरा प्रोसेस है कि अपने इसको सिस्टम को हीट दे रहे हैं और कुछ आउटपुट अपने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे देखो स्टेप वन में अपने पास में क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस था। आइसोथर्मल प्रोसेस था T2 टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब जो वर्क डन आएगा, वर्क डन और फर्स्ट प्रोसेस का, वो कितना आएगा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है, n माइनस का nr T2 ln V2 by V1। यही फॉर्मूला होता है। Yes, sir. यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट था T2, 22 लिख दिया। और डेल्टा U की वैल्यू तो मेरे पास में क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है, NCV डेल्टा T होता है। डेल्टा T कितना आएगा आइसोथर्मल के लिए, 0, इसलिए मैंने डेल्टा U की वैल्यू क्या रखी थी, 0 रख दी। तो फर्स्ट लॉ से अपने पास क्या आता है, W प्लस Q होता है। तो इसका मतलब वर्क इक्वल टू माइनस ऑफ Q आ जाएगा। तो Q इक्वल टू ऐसे लिखता हूं, माइनस ऑफ जो Q2 है अपने पास, क्योंकि फर्स्ट प्रोसेस में Q2 इन्वॉल्व है, माइनस ऑफ W2। Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, NR T2 ln V2 by V1। हाँ जी, यही वैल्यू आएगी। Yes, sir. ये अपने पास में Q2 की वैल्यू आएगी और डेल्टा U की वैल्यू अपने पास में 0। सर हाँ जी, सर डेल्टा U इक्वल टू 0 से सर आगे समझाना एक बार।
हेलो सर, हाँ जी हाँ जी, मैं ना सर डेल्टा यू से आगे। बताता हूँ, 1 मिनट। एक मिनट। हाँ जी, देखो डेल्टा यू की वैल्यू अपने पास में क्या 0 है, एन सी वी डेल्टा टी की वैल्यू अपने पास में 0 है, और डेल्टा यू इक्वल टू क्या आ गया, डब्ल्यू प्लस क्यू। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू। हाँ जी, लिख सकते हैं ऐसे, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू। तो Yes, sir. क्यू यहाँ पे क्या है, Q2 इन्वॉल्व है, क्यू यहाँ पे क्या है, Q2 इन्वॉल्व है। ओके सर, समझ आ गया सर। ठीक है, तो स्टेप 1 में अपने पास में क्या आइसोथर्मल था, आइसोथर्मल के लिए वर्क डन आ गया, डेल्टा यू की वैल्यू आ गई, Q2 आ गया। अब स्टेप 2 देखते हैं। तो स्टेप 2 अपने पास में क्या एडियाबेटिक है ना, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में अपने पास में चेंज इन हीट क्या होता है, 0 होता है। हाँ जी, बहुत टाइम बचेगा ना, टेंशन लो। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू अपने पास में 0 होगा, और इसका फर्स्ट लॉ से, फर्स्ट लॉ में ये क्यू 0 हो जाएगा अपने पास में, इस पर डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू आ जाएगा, डेल्टा यू इक्वल्स टू W2 लिख देते हैं। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला आता है NCV डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना आ जाएगा अपने पास में, देखो इसके लिए फाइनल कंडीशन कौन सी है, ये अपने पास इनिशियल कंडीशन है सेकंड प्रोसेस के लिए, फाइनल है, थर्ड वाली फाइनल है, सेकंड वाली इनिशियल है। यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है ना। Yes, sir. तो मैं ऐसे लिख देता हूँ T1 माइनस का T2, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना अपने। Yes, sir. सर आपने फाइनल टेम्परेचर T1 लिया है? हाँ जी, उस कंडीशन को बता रहा हूँ। देखो अपने आ रहे 2 से 3 पे आए, 2 से 3 पे आए तो T1 फाइनल टेम्परेचर होगा और T2 इनिशियल टेम्परेचर होगा। Okay, sir. सर हाँ बोलो। सर एक बार समझा दो सर, ये T1 कैसे फाइनल हुआ टेम्परेचर? देखो सर पहले अपने पास में जो प्रोसेस था वो यहाँ से यहाँ पे आया, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो T2 था, और फिर यहाँ पे आया तो ये टेम्परेचर T1। वो टेम्परेचर पहले से फिक्स है। हेलो सर टेम्परेचर हर बार हमें फिक्स ही मिलेगा? हाँ जी, ये कार्नोट साइकिल के लिए बता रहा हूँ मैं, साइकिल के लिए फिक्स कंडीशन है। आपने लास्ट में रिलेशन निकालेंगे उसी का यूज करेंगे, ये इनका कोई यूज नहीं है, वैसे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके सर। तो देखो NCV T1 माइनस का T2, तो ये अपने पास में क्या आ गया, वर्क डन आ गया, सेकंड प्रोसेस का वर्क डन आ गया, ठीक है। और थर्ड प्रोसेस का वर्क डन निकालते हैं, स्टेप 3 का। थर्ड प्रोसेस में अपने पास क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, कौन सा, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए टेम्परेचर यहाँ पे T1, तो वर्क डन क्या आएगा, W3 लिख देता हूँ, W3 इक्वल टू माइनस ऑफ NR T1 ln ऑफ V4 अपॉन V3। ठीक है, ये आएगा माइनस ऑफ NR_T1 ln ऑफ V4 अपॉन V3। ये अपने पास में आइसोथर्मल के लिए वर्क डन आ जाएगा। कर सकते हैं ना ऐसे, बोलो। Yes, sir. सर V4 अपॉन V3 कहाँ से लिया? V4 अपॉन V3 कहाँ से लिया, ये देखो ग्राफ में लिखा तो है मैंने, ये V3 है, ये V4 है। ओके सर। ये अपने पास फर्स्ट प्रोसेस है, ये सेकंड प्रोसेस है, ये फर्स्ट प्रोसेस, ये सेकंड प्रोसेस, ये थर्ड प्रोसेस,
और ये अपने पास फोर्थ प्रोसेस, ऐसे है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना? यस सर। ये सर सेकंड लॉ में है सर ये सेकंड लॉ से यहाँ से डिराइव करेंगे सेकंड लॉ अपने। ओके सर। तो स्टेप 4 देखो, तो स्टेप 4 अपने पास में क्या है, वही एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक के लिए हीट अपने पास में हीट चेंज 0, तो एडियाबैटिक के हिसाब से डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या आएगा, W4, वो वैल्यू अपने पास में NCV, और डेल्टा टी, इस बार देखो डेल्टा टी क्या आएगा अपने पास में, इस बार यहाँ से अपने यहाँ पे करे, है ना, तो यहाँ पे T2 टेम्परेचर, यहाँ पे T1 टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर क्या है T2 माइनस T1। हाँ जी, बढ़िया, शाबाश, सीख गए आप। T2 माइनस का T1, तो ये अपने पास आ गया। अगर अपने को पूछा जाए ओवरऑल वर्क निकालो, है ना, कार्नोट साइकिल के लिए ओवरऑल वर्क निकालो, तो वर्क ओवरऑल क्या होगा, चारों को ऐड कर देता हूँ, जो वर्क निकाला मैंने, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, ऐड कर सकता हूँ ना ऐसे चारों को। यस सर। तो ऐड करके वैल्यूज निकालते हैं अपने। सर एक बार बैक करना। हाँ जी, ये लो नोट कर लो। सर यहाँ आपने डेल्टा यू इक्वल टू वर्क तो आ गया सर, आपने बाद में वर्क तो लिया नहीं सर, ओनली एनसीवी डेल्टा टी वाला ही लिया है सर। वो तो डेल्टा यू के इक्वल है ना, तो वही वर्क होगा अपने पास में, ओके सर। है ना, डेल्टा यू की वैल्यू वो, तो वही वर्क हो गया। सर डायग्राम दिखाना एक बार। कर लिया नोट सर। आगे चलें। यस सर। तो देखो आगे अपने पास में निकालना था टोटल वर्क, तो वर्क ओवरऑल उसको मैं ये लिख सकता हूँ, W1 की वैल्यू माइनस का NRT2 ln V2 by V1, ये लिख सकते हैं, यस सर। प्लस W2 की वैल्यू NCV T1 माइनस का T2, W3 की वैल्यू माइनस का NRT1 ln V4 अपॉन V3, और W4 की वैल्यू NCV T2 माइनस का T1। तो अगर यहाँ से अपने देखें तो अपने को दो वैल्यू सेम मिलेगी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, हाँ जी सेम है ना। अगर मैं माइनस इसमें से बाहर निकाल लेता हूँ, इसमें से माइनस बाहर निकाल लूँ, तो ये भी T2 माइनस T1 बन जाएगा। यस सर। तो इसका मतलब दोनों वैल्यू सेम है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है ना, एक यस सर। तो कैंसिल आउट हो जाएगी आपस में, कैंसिल आउट कर देते हैं इनको अपने, कैंसिल कर सकते हो ना, इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, माइनस ऑफ NCV T2 माइनस का T1, ये लिख सकता हूँ, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी, समझ गए। यस सर। तो यहाँ से वर्क जो ओवरऑल आएगा, वर्क ओवरऑल उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, माइनस का NRT2 ln ऑफ V2 by V1 और माइनस का NRT1 ln ऑफ V4 by V3। अगर अपने को वर्क ओवरऑल पूछे, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि अपने पास वैल्यू सेम बन जाए इसलिए लिखा मैंने, वो माइनस बाहर निकाले ताकि वैल्यू सेम कैंसिल आउट हो, कुछ तो कैंसिल आउट हो, ताकि अपने को कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाए। माइनस अंदर से ही बाहर निकाला आपने, सर हाँ जी बोलो। सर पीछे करना। हाँ जी पीछे ये लो, सर एडियाबैटिक स्टेप हाँ जी एडियाबैटिक स्टेप कौन सा, सर बाकी सारा सर स्टेप 2 और से लेकर स्टेप 4 तक सर। देखो स्टेप 2 में अपने पास में क्या है, हाँ जी बताता हूँ। स्टेप 2 में अपने पास में देखो डेल्टा क्यू की वैल्यू 0, मतलब फर्स्ट लॉ के हिसाब से निकालें तो डेल्टा यू इक्वल टू W2 आना चाहिए। अब डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा टी, तो NCV डेल्टा टी लिख दिया मैंने, डेल्टा टी यहाँ पे T1 माइनस T2 था, तो उस हिसाब से डेल्टा 4 ये लिख दिया मैंने, यहाँ पे T2 माइनस T1 था, ठीक है। सर ये नहीं समझ में आ रहा है, आपने पहले T1 माइनस T2 लिया है फिर यार T2 ये देखो ना डायग्राम में, पहले यहाँ से यहाँ पे आए, सेकंड प्रोसेस अपने पास में ये है,
ठीक, पहले T2 से T1 आए तो फाइनल टेम्परेचर T1 है और पहले इनिशियल T1 है, T2 है, और फोर्थ जो स्टेप है वो यहाँ से यहाँ पे गई, तो फाइनल टेम्परेचर T2 है, इनिशियल T1 है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, तो ये अपने पास में ओवरऑल वैल्यू। इसको देखो ऐसे क्यों लिखा, यहाँ पे देखो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों को प्लस प्लस का लिखा मैंने, इस माइनस को बाहर निकाल लिया, माइनस को बाहर निकालने के तो अंदर ऐसे लिख सकता हूँ ना। यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये अपने पास में वैल्यू आ गई वर्क ऑफ ओवरऑल। तो एक और फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ मैं, ईटा का अपने पास में क्या था फॉर्मूला, ईटा था वर्क डन ऑन टाइम टेक हीट टेकन, वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब कितना वर्क डन करेगा सिस्टम अपने पास ओवरऑल, वही तो अपने पास में है, और कितना उसने हीट एब्जॉर्ब की, मतलब टोटल हीट अपने उसको सिस्टम को कितनी सप्लाई की, हीट एब्जॉर्ब, है ना, यही होता है अपने पास ईटा एफिशिएंसी अगर निकालनी हो किसी का, कि उसने कितना अपने पास एनर्जी वर्क डन किया और कितनी उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की। तो डायरेक्ट मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ईटा इक्वल्स टू, अब देखो हीट कितनी एब्जॉर्ब की उसने सिस्टम के हिसाब से, Q2 हीट एब्जॉर्ब की, यस सर। है ना, Q1 हीट तो बाहर निकाल रहा है वो, इसका मतलब Q2 हीट उसने एब्जॉर्ब की, Q1 हीट तो बाहर निकाल रहा है, तो हीट एब्जॉर्ब कितनी है Q2, और वर्क डन बाय द सिस्टम इसको लिख देता हूं मॉड ऑफ W ऑफ ओवरऑल, मतलब वर्क ऑफ ओवरऑल कितना उसने वर्क किया, है ना, यही होगा टोटल वर्क। यस सर। तो आगे देखो, आगे करते हो इसको या नोट करना, सर कर लिया। कर लिया। तो आगे देखो वर्क ऑफ ओवरऑल एक प्लस Q ओवरऑल, मतलब टोटल हीट ओवरऑल इक्वल टू डेल्टा U, ये फर्स्ट लॉ है ना, फर्स्ट लॉ वर्क ओवरऑल यस सर। इक्वल टू डेल्टा। अब साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा U की वैल्यू कितनी होती है, 0, क्योंकि स्टेट फंक्शन है, क्योंकि स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा U की वैल्यू क्या होगी 0। तो इसका मीनिंग जो वर्क ऑफ ओवरऑल है, मोड लगा देता हूँ, वर्क ऑफ ओवरऑल है वो किसका आएगा, मोड ऑफ Q ओवरऑल के, है ना, वो यस माइनस सर। माइनस साइन को मैंने मोड में डाल दिया। तो टोटल Q कितना अपने पास में, Q1 प्लस Q2 है, अगर मैं साइन कन्वेक्शन ना कंसीडर करूं तो एक बार विदाउट साइन कन्वेक्शन लूं, क्योंकि वैसे तो Q1 हीट बाहर आ रही है तो माइनस का Q1 होना चाहिए और Q2 हीट अपने सिस्टम को दे प्लस का होना चाहिए ना, विदाउट साइन कन्वेक्शन ले रहा हूं एक बार, तो Q1 प्लस Q2 लिख सकता हूं टोटल हीट को मैं। यस सर। तो वर्क ओवरऑल कितना आ गया अपने पास में, Q1 प्लस Q2। ईटा निकालना था, ईटा की वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगा, टोटल वर्क ओवरऑल Q1 प्लस Q2 अपॉन Q2, तो यहाँ से आ गया 1 प्लस Q1 अपॉन Q2। अब देखो, अब साइन कन्वेक्शन की बात करते हैं, तो ईटा अपने पास में साइन कन्वेक्शन के हिसाब से जो Q1 की वैल्यू है वो क्या आएगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव आएगी। यहाँ पे मोड लगा देते हैं क्योंकि इस बार अपने को वैल्यूज पुट करनी है ओनली, क्योंकि साइन कन्वेक्शन यूज कर चुके हैं अपॉन का Q2। तो इसका मीनिंग ये तो हमेशा पॉजिटिव Q2 और Q1 की वैल्यू अपनों ने पॉजिटिव कर दी विद नेगेटिव साइन लगा के, क्योंकि उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब एफिशिएंसी अपने पास में 1 कभी भी नहीं हो सकती, 1 से तो छोटी ही होगी, मतलब 100% एफिशिएंसी अपने पास में कभी भी नहीं हो सकती, एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। आया जी समझ में सभी को, एक बार फिर से बताता हूँ, वर्क ओवरऑल प्लस Q ओवरऑल इक्वल टू डेल्टा U, फर्स्ट लॉ के हिसाब से डेल्टा U की वैल्यू अपने पास 0 आएगी क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है। इसका मतलब वर्क जो ओवरऑल होगा वो माइनस ऑफ Q ओवरऑल के इक्वल आ गया, तो माइनस को मैंने मोड में डाल दिया ताकि मोड अपने को वैल्यूज एक बार लेते हैं। तो टोटल हीट अपने पास में क्या थी, एक तो Q1 थी, एक Q2 थी, दोनों को ऐड कर दिया। अब साइन कन्वेक्शन का बात अपने बाद में कर लेंगे कि जो Q1 की वैल्यू वो नेगेटिव में आएगी और Q2 की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि अपने सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो पॉजिटिव आएगी, सिस्टम से हीट बाहर आ रही है तो वो नेगेटिव आती है, वो अपने को पता है, वो उसकी बात थोड़ी देर बाद में करते हैं। तो उसको लिख दिया मैंने Q1 प्लस Q2 अपॉन Q2, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 1 प्लस Q1 अपॉन Q2। अब साइन कन्वेक्शन की बात कर लेते हैं। ऐसे मान लो ना, Q1 की वैल्यू तो अपने पास कैसे आएगी, माइनस का 200 आ गई मान लो, और Q2 की वैल्यू अपने पास मान लो 400 थी जो भी, है ना, Q2 की वैल्यू अपने पास 400 थी, तो यहाँ पे मैं अगर वैल्यू पुट करूंगा तो क्या पुट करूंगा, 1 माइनस का 200 अपॉन 400, ये तो आएगा इसका आंसर। तो मैंने यहाँ पे माइनस वो पहले से ले लिया क्योंकि वो वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, इसलिए मैंने मोड लगा दिया यहाँ पे ताकि ओनली वैल्यूज पुट करनी पड़े अपने। समझ में आ गया, हाँ जी बोलो। सर ईटा की वैल्यू 1 से कम ही आएगी, हाँ जी, ईटा की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी, इसलिए तो जो एफिशिएंसी होती है वो 100% कभी होती नहीं है,
एफिशिएंसी अपने पास उससे कम ही होती है तो सर इक्वल नहीं आ सकती 1 के? ना, 1 के इक्वल भी नहीं आ सकती। ओके सर। ऐसा कोई इंजन बना ही नहीं आज तक जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। ऐसा कोई ओके इंजन सर। बन जाए फिर तो बहुत मजे हो जाए ना अपने। सर मतलब वैल्यू नेगेटिव में ही आएगी हमेशा? Q1 की वैल्यू नेगेटिव आती है ना, तो इसलिए मैंने माइनस लगा दिया पहले आगे। ओके सर। यस सर। ये नोट कर लिया, आगे चले। यस सर। यस सर। तो ये आपके पास में फॉर्मूला आ गया। तो देखो मैं विदाउट साइन कन्वेक्शन का आगे यूज करता हूँ। सर हाँ जी बोलो। सर हमने जो ईटा की वैल्यू के पहले ओवरऑल वर्क निकाला था, हाँ उसमें एनआर कॉमन ले सकते हैं? हाँ जी ले सकते हो। ओके सर। हाँ जी, एफिशिएंसी विल ऑलवेज बी लेस देन 1। हाँ जी, ऑलवेज लेस देन 1 होगी एफिशिएंसी, कभी भी इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो अगर मैं रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बात करूँ, अगर अपने पास प्रोसेस क्या हो, रिवर्सिबल प्रोसेस हो, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो हीट होती है वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है। हाँ जी, जो हीट अपने पास में होती है वो क्या होती है, टेम्परेचर का फंक्शन होती है। यस सर। सर ठीक है, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ईटा इक्वल्स टू अपने पास में क्या आ जाएगा, 1 माइनस का T1 अपॉन T2, क्योंकि जो Q1 हीट थी T1 टेम्परेचर पे थी, Q2 हीट थी T2 टेम्परेचर पे। ये किसके लिए लिख रहा हूँ, ओनली रिवर्सिबल के लिए। रिवर्सिबल के लिए ऐसा लिख सकते हैं, इरिवर्सिबल के लिए नहीं लिख सकते, क्योंकि वहीं पर डायरेक्ट अपना टेम्परेचर का रिलेशन होता है, तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू टेम्परेचर की पुट कर दी। तो अगर रिवर्सिबल के लिए अपने को एफिशिएंसी पूछे तो टेम्परेचर के हिसाब से भी अपने बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक रिलेशन ये आया था अपने पास 1 प्लस Q1 अपॉन Q2 विदाउट साइन कन्वेक्शन, और एक रिलेशन अपने पास ये आ गया 1 माइनस का T1 अपॉन T2। तो दोनों इक्वल होने चाहिए रिवर्सिबल के लिए। तो हाँ जी, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? यस सर। तो दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो 1 से 1 कैंसिल कर दो, तो यहाँ से आ गया Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ T1 अपॉन T2, जिसको ये लिख सकता हूँ Q1 अपॉन T1 माइनस ऑफ Q2 अपॉन T2 इक्वल टू लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो Q2 अपॉन T2 ऐसे लगा दो। तो इसके बाद देखो अपने पास में दोनों को एक साइड ले आते हैं, तो Q1 अपॉन T1 प्लस का Q2 अपॉन T2 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया 0। इसको ऐसे लिखता हूँ समेशन ऑफ Qi अपॉन Ti इक्वल्स टू 0। ठीक है, Qi अपॉन Ti। अब देखो मतलब Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2 प्लस Q3 अपॉन T3, जितने आप लोग को टेम्परेचर डिफरेंट होगी उतनी अपने ऐड करते जाओ, सारों की वैल्यू अपने पास में क्या आएगी, 0 आएगी। तो छोटे छोटे ऐसे समेशंस होते हैं, उनको क्या कर लेते हैं अपने ऐड करके इंटीग्रेशन कर देते हैं ना। ऐसे आपने ग्राफ में देखा होगा कभी, तो ग्राफ बेसिकली अपने को जो बताता है, क्या बताता है, छोटे छोटे समेशंस को ऐड करना ही तो होता है ना। यस सर। तो छोटे छोटे ऐड करने का अपने, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, DQ रिवर्सिबल, इंटीग्रेशन हीट के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, तो DQ रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर इक्वल्स टू 0। ये अपने पास वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, किसके लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब बात करता हूँ इरिवर्सिबल के लिए। तो एक बार पूरा आप देखो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, फिर मैं लास्ट रिजल्ट आपको वापस बता दूंगा। ठीक है, आगे देखो इरिवर्सिबल के लिए। आई यहाँ पे वेरिएबल है कोई भी, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ना, आई इंटीजर है। तो फॉर इरिवर्सिबल तो इरिवर्सिबल के लिए अपने पास में क्या होगा, ईटा ऑफ रिवर्सिबल। देखो एफिशिएंसी, हाँ जी बोलो। सर इसमें ईटा की वैल्यू नेगेटिव वाली भी ले सकते हैं? ईटा की वैल्यू नेगेटिव तो होगी नहीं कभी। सर आपने तो बोला था ईटा की वैल्यू नेगेटिव में नहीं होती और ये 1 के इक्वल भी नहीं होती। ओके सर, वो एफिशिएंसी थी। 0 से 1 के बीच में हो जाएगी ना। तो देखो एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल, ये बात सही है कि गलत है? रिवर्सिबल की एफिशिएंसी हमेशा ज्यादा ही होती है इरिवर्सिबल से, क्योंकि अगर रिवर्सिबल Yes, जितना sir. अपने पास में वर्क करता है सिस्टम, उतना इरिवर्सिबल कभी भी नहीं कर पाएगा। आउटपुट ज्यादा मिलती है ना अपने को रिवर्सिबल में, आइडियल कंडीशन होती है रिवर्सिबल अपने लिए, पता है ना। यस सर। तो वर्क में हमेशा तो एफिशिएंसी ज्यादा ही मिलेगा।
तो रिवर्सिबल के लिए अपनों ने बताया था 1 माइनस का T1 अपॉन T2, ये एफिशिएंसी होती है। जबकि इरिवर्सिबल के तो पता नहीं, तो अपने जनरल लेते हैं। जनरल अपने पास में क्या आती है, Q1 अपॉन Q2, ये जनरल थी अपने पास में। तो इसका वही सेम रिलेशन, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इधर वाला जो सेम है उसको आप कर लेना कन्वर्ट। तो यहाँ पे T1 लिख दो प्लस का Q2 अपॉन T2, ये वैल्यू आएगी लेस देन 0, क्योंकि इसको इधर लेके चला जाओ। रिवर्सिबल क्यों ज्यादा होगा, इसको आप ऐसे समझो, अपने ग्राफ भी बनाए थे पहले। जैसे कि अगर मैं इरिवर्सिबल के लिए एक प्रोसेस में वर्क डन फाइंड करता हूँ बाय द सिस्टम, सिस्टम अगर वर्क करता है तो इतना वर्क आता है, जबकि वही रिवर्सिबल के हिसाब से बात करता हूँ तो रिवर्सिबल में ये वाला वर्क भी ऐड होता है, ये वाला वर्क भी ऐड होता है। इसका मतलब वर्क ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू आउटपुट अपने को हमेशा ज्यादा मिलती है। आउटपुट ज्यादा मिली, हीट तो दोनों को सेम सप्लाई की, तो एफिशिएंसी अपने पास ज्यादा आएगी, है ना। यस सर। तो यहाँ से अपने पास रिलेशन क्या आ गया, Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2। तो इसको लिख सकता हूँ समेशन ऑफ Qi अपॉन Ti लेस देन 0। तो इसके आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dq अपॉन T लेस देन 0, dq अपॉन T लेस देन 0। तो ओवरऑल के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओवरऑल के लिए आगे लिख दो, तो आगे देखो ओवरऑल के लिए एक मिनट पीछे करता हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ dq अपॉन T की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि इक्वल्स टू कब होगा, जब अपने पास में रिवर्सिबल प्रोसेस हो, और लेस देन कब होगा, जब इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, है ना। तो एफिशिएंसी अगर बात की जाए, एफिशिएंसी का फॉर्मूला था अपने पास 1 माइनस का T1 अपॉन T2। तो एफिशिएंसी अगर 1 हो करनी है अपने को, तो 1 करने के लिए दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो क्या हो जाए T1 0 हो जाए मेरे पास में, या तो क्या हो T1 0 हो जाए, T1 इक्वल्स टू 0, या फिर अपने पास क्या हो जाएगा T2 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए। ये दो ही पॉसिबिलिटीज है। यस सर। ये दोनों ही पॉसिबल नहीं अपने लिए नॉर्मल लाइफ में दोनों ही पॉसिबल नहीं, क्योंकि 0 केल्विन लाना टेम्परेचर बहुत तगड़ा काम है, और T2 अपने पास इन्फिनिटी टेम्परेचर करना वो भी बहुत खतरनाक काम है। तो दोनों ही पॉसिबल नहीं है अपने लिए, तो इसलिए एफिशिएंसी कभी भी 1 के इक्वल नहीं आएगी। ठीक है, ओके सर। सर तो ये पीछे आपकी, करना। हाँ जी ये हाँ जी बोलो। सर्वर dq अपॉन T लेस देन इक्वल टू 0 वाला समझा दो सर एक बार। देखो dq अपॉन T जो लेस देन इक्वल्स टू 0 आया अपने पास में, उसका मीनिंग क्या है, एक बार तो 0 हो सकता है, कब, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस लो। अगर इरिवर्सिबल लिया तो इसका मतलब अपने पास में क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो वो कभी भी ग्रेटर देन या 0 कभी भी नहीं आ पाएगा, हमेशा छोटा ही होता है। और इक्वल टू 0 होता है, वो किसके लिए होता है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल नॉर्मल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता ना प्रोसेस, सारे प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं अपने नॉर्मल लाइफ में। इसलिए अपने पास जो भी एफिशिएंसी होगी वो हमेशा लेस देन 1 आती है। सर नेक्स्ट पे करना। हाँ जी करो। ठीक है, तो ये बात हुई अपने पास में किसकी, कार्नोट साइकिल की। कार्नोट साइकिल से अपने क्या निकाला, एफिशिएंसी के बारे में देखा। तो एफिशिएंसी अभी कभी भी अपने पास 1 नहीं आ सकती, तो वही बात सेम कार्नोट ने से ही अपने पास में सेकंड लॉ आया है। तो सेकंड लॉ क्या है वो चीज लिखो आप, तो यहीं पे साइड में लिख देता हूं मैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में बेसिकली अपने एक नई टर्म को डिस्क्राइब करेंगे, उसी के बारे में स्टडी करेंगे सारा कुछ। तो लिखो यहाँ पे सेकंड लॉ। सेकंड लॉ को अपने स्लॉट भी बोल सकते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्लॉट। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ क्या कहता है कि 100% कन्वर्जन ऑफ हीट into work is not possible. 100% conversion of heat into work is not possible. ठीक है, तो जो आपने डेराइव किया dq ऑफ रिवर्सिबल अपॉन t, इसी को अपने यहाँ पे लिखेंगे ds, और ds होता है चेंज इन एंट्रोपी। ds को अपने क्या बोलते हैं, चेंज इन एंट्रोपी। और एंट्रोपी जो होता है वो S से डिनोट करते हैं, S इक्वल टू अपने पास में क्या लिखते हैं, एंट्रोपी लिखते हैं। और एंट्रोपी अपने पास में क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन होता है, और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। हाँ जी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी थी, जो एडिशन लॉ को फॉलो करता हूँ। तो एंट्रोपी यहाँ पे नई टर्म अपने पास में, एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है dq रिवर्सिबल अपॉन t चेंज इन हीट अपॉन टेम्परेचर। ये अपने पास में क्या होती है, एंट्रोपी होती है। और बेसिकली अगर एंट्रोपी की डेफिनेशन लिखना चाहूँ मैं, तो एंट्रोपी इक्वल्स टू आप ये लिख सकते हो, मेजरमेंट
measurement of randomness, measurement of randomness or disorder, measurement of randomness और डिसऑर्डर। मतलब अपने पास में जितनी रैंडमनेस बढ़ेगी उतने ज्यादा अपने पास में एंट्रोपी होगी, है ना। तो डायरेक्टली मैं ये बोल सकता हूँ, जितनी ज्यादा अपने पास में क्या होगी, रैंडमनेस। रैंडमनेस को समझ गए ना मीनिंग क्या? रैंडमनेस का मतलब जैसे कि आप क्लास में बैठे थे, अरेंज्ड होके बैठे थे, और जैसे आपके पास में छुट्टी हुई तो छुट्टी होने के बाद आप क्या हो जाओगे, रैंडमनेस बढ़ जाएगी ना, वहाँ पे कोई इधर भागेगा कोई इधर भागेगा, तो रैंडमनेस बढ़ गई, तो वहाँ पे एंट्रोपी अपने पास में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो रैंडमनेस बढ़ने से अपने पास में एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होती है। समझ गए? यस सर। हाँ जी। तो सेकंड लॉ बेसिकली आप लोग किसके बारे में बताता है, एंट्रोपी के बारे में बताता है। एंट्रोपी का फॉर्मूला dq रिवर्सिबल अपॉन t चेंज इन एंट्रोपी होता है, ठीक है। ds का मतलब चेंज इन एंट्रोपी, और एंट्रोपी अपने पास में स्टेट फंक्शन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हाँ जी, रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। समझ गया ना सभी? तो आप मेरे को ये बताओ, आगे कर दो या फिर नोट करना एक बार? सर कर लिया। कर लिया। इस बुक के चैप्टर किस चैप्टर से करें? अच्छा, वही अपने एनवस्थी है ना सभी के पास में, स्टार्टिंग में बोला था मैंने। तो एनवस्थी से आप इजीली कर सकते हो, और अपना मॉड्यूल था ही है, एनवस्थी करना और अपना मॉड्यूल करना। जैसे कि अगर कोई मेडिकल वाला बच्चे हैं तो मेडिकल वाले बच्चे ना पहले मॉड्यूल करना, बाद में एनवस्थी करना, ठीक है। और कोई नॉन मेडिकल है तो वो कैसे भी, मतलब मॉड्यूल का आप ऐसे कर सकते हो, नॉन मेडिकल वाले लेवल 1 कर लेना पहले, फिर एनवस्थी कर लेना, फिर बाकी लेवल आगे कर लेना। हाँ जी, इनफ है। सबसे बेस्ट बुक अपने लिए फिजिकल केमिस्ट्री की एनवस्थी, और ठीक है, तो वो कर लिया तो आप कहीं पे नहीं अटकोगे। और सबसे बेस्ट सबसे हार्ड बुक जो भी आप कह सकते हो, सारा कुछ वही है, तो वही अपने फॉलो करेंगे अच्छे से। तो अगर बात की जाए गैस, ये बताओ मेरे को, गैस, लिक्विड और सॉलिड में से रैंडमनेस सबसे ज्यादा किसकी होगी? गैस। गैस। गैस की रैंडमनेस सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वो मॉलिक्यूल इधर उधर ज्यादा ट्रेवल करते हैं, तो गैस की रैंडमनेस सबसे ज्यादा। इसलिए एंट्रोपी भी सबसे ज्यादा किसकी होगी अपने पास में? गैस की ही होगी। एंट्रोपी गैस की सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की, ठीक है जी। तो अगर मेरे पास मान लो ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन है ना, तो केमिकल रिएक्शन मान लो ऐसे कुछ है, एक गैस थी, इससे कुछ प्रोडक्ट बना 2b गैस, है ना, या फिर ऐसे मान लो ये एक लिक्विड था, लिक्विड से एक बड़ा गैस बना, तो इसका डेल्टा एनजी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 2 - 0 करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो डेल्टा एनजी अगर पॉजिटिव होता है तो रैंडमनेस बताओ ज्यादा होगी कम होगी? हाँ जी, इस रिएक्शन के लिए रैंडमनेस बढ़ेगी या डिक्रीज होगी? सर बढ़ेगी। तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, क्योंकि अपने पास में यहाँ पे गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो गैस की रैंडमनेस ज्यादा होती है, अपने को पता ही है। तो रैंडमनेस ज्यादा तो एंट्रोपी भी ज्यादा, डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा। और अगर बाई चांस मान लो डेल्टा एनजी अपने पास नेगेटिव आ रहा है, उल्टी हो रही है ये रिएक्शन मान लो, तब अपने पास रैंडमनेस क्या होगी? डिक्रीज। तो एंट्रोपी डिक्रीज। अगर बाई चांस मान लो अपने पास कोई ऐसी रिएक्शन हो डेल्टा एनजी 0 हो, पर इसके लिए अपने ना डेल्टा एस की वैल्यू ऐसे नहीं कह सकते कि 0 होगी, वो चेंज तो होगी पर बहुत स्मॉल चेंज होगा, तो इसको लिख लो कांट बी डिसाइडेड। वो बड़ा पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है, नेगेटिव चेंज भी हो सकता है, पर बहुत स्मॉल चेंज होगा, तो इसको आप ऐसे लिख लो, इफ इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट द चेंज विल बी वेरी स्मॉल, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सर हाँ जी बोलो।
सर बोलो सर बोलो। एंट्रोपी कहाँ पे पाई जाती है? रैंडमनेस है, कहाँ पे पाई थोड़ी जाती है। और मतलब सर जी हाँ जी जो बोलो। एंट्रोपी है सर वो जीरो क्यों नहीं होती? देखो एंट्रोपी चेंज जीरो होने का मतलब है कि जिस फॉर्म में था वैसे ही रहा, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। अगर कोई भी स्मॉल चेंज होगा तो एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है, कभी भी डिक्रीज नहीं होती अपने पास। डिक्रीज होने का मतलब है कि या तो आप परफेक्टली अरेंज कर दो, ऑटोमेटिकली नहीं हो पाता एंट्रोपी अपने कम करना। अगर आप ऐसी कोई भी बात करो कि मैंने मान लो आप क्लास में बच्चे बैठे उनको छोड़ दिया मैंने, तो वहाँ पे रैंडमनेस बढ़ेगी बढ़ेगी, मेरे को पता है। ऐसा तो नहीं वो 14 साल बच्चे चुपचाप होकर बैठ जाएंगे। मतलब कोई भी कंडीशन ले लो, गैस तो लो, गैस को मैंने छोड़ दिया तो वहाँ पे भी अपने पास एंट्रोपी बढ़ेगी। अगर लिक्विड को पड़ा रहने दी वो भी धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट होगा, वहाँ पे भी एंट्रोपी बढ़ेगी। मतलब कोई भी चीज लो हमेशा एंट्रोपी बढ़ेगी बढ़ेगी अपने पास। ठीक है, ओके सर। तो वो अपने आगे देखेंगे आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या होता है क्या कुछ नहीं होता। तो आज तो टाइम कम है, कल करेंगे अपने। ठीक है जी, बाय। ओके सर। सर हाँ जी बोलो। सर पीछे करना। करता हूँ। और पीछे करना सर, एक पेज। नहीं देखो अपने पास डेल्टा एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसलिए एंट्रोपी पॉजिटिव है ना। तो ठीक है, ओके जी बाय। ओके सर। बाय